हॅलो ना. हम्म. हॅलो. हॅलो. हम्म. हॅलो. तू दिसते मला. हम्म. तो बोलत नाही आता. हम्म. हॅलो. कुठे हा इथून करायचा का? आता झाला का? नाही, ऑप्शन काय दिसत नाही. ते फिनिश हे आहे का माहित नाही. बरं बरं, ठीक आहे. हां, आला आता. हम्म. सुरू करायचं. हम्म. आवाज बरोबर आहे का? हॅलो. ओबीसी प्रवर्ग की सांस्कृतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में ओबीसी, हाँ ठीक है, शुरू करूँ? ओबीसी प्रवर्ग की सांस्कृतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम आज बात करेंगे. ओबीसी ओबीसी जो लोग हैं, येतोय का वाढदिवस में? हॅलो. हॅलो, आवाज येतोय का? ओबीसी ओबीसी प्रवर्ग की सांस्कृतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं. साथियों, आता कळत नाही मला याचा ऐकू येते की नाही त्याला. हॅलो. 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 प्रॉब्लेम असा आहे.
हा मी येतोय ना, तेच मी विचारतो की मला ऐकू येतं की नाही. आता 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 सुरू करू ना मी. बरं, मी आता सुरू करू. बरं बरं बरं, ठीक है ठीक है. भाइयों और बहनों, ओबीसी प्रवर्ग की सांस्कृतिक भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं. ओबीसी की जो मूवमेंट चल रही है अपने पूरे देश में, अभी तो हम ओबीसी की जनगणना के लिए भी बहुत लोग आगे आए हैं. ओबीसी ने अपने हकों के लिए अभी तक जो मूवमेंट मंडल आयोग लागू होने के बाद से आज तक जो भी मूवमेंट्स हुई है, उसमें ओबीसी का रोल ये रहा कि ओबीसी लोगों को जो उनका जो 27% रिजर्वेशन है उसको भी नकारा जा रहा है, वो पूरा उसकी भी भर्ती नहीं होती है. ये सब ओबीसी का मूवमेंट का जो आज चलन चल रहा है, मंडल आयोग लागू होने के बाद से 1990 से आज 2020 तक अभी जो मूवमेंट चल रही है वो है मूलतः हमारी जनगणना होनी चाहिए. ये तो ठीक है, ये तो मूवमेंट के लिए अच्छी बात है, जागृति के लिए अच्छी बात है. मगर रिजर्वेशन या आरक्षण मिलने के बाद भी, और मिलना तो चाहिए, मिलने के बाद भी हमारी सांस्कृतिक भूमिका क्या होनी चाहिए. ओबीसी जो प्रवर्ग है वह इस देश का सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा तबका है, और उसकी जो संस्कृति है आज, वो क्या संस्कृति है, संस्कृति के बारे में हम सोचते हैं क्या. ओबीसी आज आरक्षण के बारे में, नौकरियों के बारे में या शिष्यवृत्ति के बारे में हम डिमांड करते आ रहे हैं, और मिला भी है कुछ हद तक. परंतु जब तक हम हमारी संस्कृति के बारे में सोचेंगे नहीं, और हमारी संस्कृति और इस देश की जो प्रस्तावित ब्राह्मणों की संस्कृति है, इस पर भी हमने विचार करना चाहिए. क्या हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति, ब्राह्मण की संस्कृति एक है? हम इस देश के जो मूल संस्कृति है उसके हकदार है. इस देश में सिंधु संस्कृति थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति थी, जहाँ कोई जात नहीं थी, कोई अछूतपन नहीं था, सब समान थे. ये हमारी संस्कृति है. आज जो भारत में संस्कृति है वह ब्राह्मणवादी संस्कृति है, विषमतावादी संस्कृति है, ऊंच नीच की संस्कृति है. और उस संस्कृति में अगर हमें आरक्षण मिला भी तो भी वो हम ऊंच नीच के दायरे में रहेंगे. जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मूल संस्कृति है, वो सिंधु संस्कृति है, और हम इस देश के मूल मालिक है, केवल मूल निवासी नहीं है. हम इस देश के मूल मालिक है, क्योंकि हमारे पहले यहाँ कोई नहीं था. जो आर्य ब्राह्मण जो बाहर से आए हैं वो यहाँ नहीं थे, और इसलिए वो आने के बाद यहाँ चातुर्वर्ण की स्थापना हुई है, विषमता की स्थापना हुई है. और जो टाइम बीत गया तो बीतते बीतते टाइम में वो चातुर्वर्ण प्रस्तापित हो गया, जाति व्यवस्था प्रस्तापित हो गई. सिंधु कल्चर में, सिंधु संस्कृति में हमको सख्त हक थे, हम पढ़ लिख सकते थे. मगर ब्राह्मणों का आक्रमण, वो विजय होने के बाद, आर्य का ब्राह्मणों का आक्रमण विजयी होने के बाद हमारी शिक्षा उन्होंने बंद कर दी, और वो हमको शूद्र बना दिया. और आज जो है शूद्र अतिशूद्र जिनको बोलते हैं, कि सिंधु संस्कृति में कोई शूद्र नहीं था, कोई अतिशूद्र नहीं था, वो आज जो हम हैं SC ST OBC, वो सब शूद्र अतिशूद्र है. शूद्र का भाग ही अतिशूद्र है. इसका मतलब जो अछूत जिनको कहा, अस्पृश्य जिनको कहा जाता है, वो भी सिंधु संस्कृति में हम भाई भाई थे, कोई उच्च नीच नहीं था. तो इसका मतलब है कि हम इस देश के मालिक होने के बावजूद आज हमारी स्थिति यह है कि हम ब्राह्मणों के नीचे है, हमको शूद्र बोलते हैं, खुद को ऊंचे बोलते हैं. तो ये जो बात है, इसके बारे में ओबीसी ने समझना चाहिए, सोचना चाहिए. क्योंकि केवल नौकरी देना, नौकरी मिलने से हम ब्राह्मण संस्कृति से अलग नहीं होते.
और इसलिए इस देश में जब बुद्ध का सम्राट अशोक का राज आया था तब वहाँ समानता थी, ब्राह्मणों का हक कम हो गया था। बुद्ध विचारों ने इस देश का पूरा, आज का जो ओबीसी SC ST है, वो पूरा जो तबका है वो सब बुद्ध विचार से प्रेरित था। तो बुद्ध के बाद फिर मनुस्मृति आई, तो फिर से उन्होंने चातुर्वर्ण्य लगाया, फिर से बोलने लगे कि ब्राह्मण ऊंचे है, बाकी शूद्र नीचे है। जो आज हमारे ओबीसी की लोग है, तिली माई कुंभी ये सब हम बोलते, महाराष्ट्र में 372 जाति है, पूरे देश में 3000 3,500 से जातियाँ है। तो ये जो लोग हैं ये आज दबे हुए हैं, कुचले हुए लोग हैं। तो इन लोगों की संस्कृति क्या होनी चाहिए, तो ये हमने सोचना चाहिए। अंग्रेज आने के बाद बड़े यहाँ शिक्षा शुरू हो गई, हम लोग पढ़ने लिखे लगे। महात्मा फुले जैसे या बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग अंग्रेज़ों के काल में निर्माण हुए। तो हमारी शिक्षा जो है वो अंग्रेज़ों ने शुरू की है, और उन्हीं के ज़माने से यहाँ आरक्षण भी शुरुआत हुई है। तो आरक्षण का जो मुद्दा है, 1931 में उन्होंने ये किया था, सेंसस किया था, और सेंसस के पहले से भी हमारे यहाँ देश में ओबीसी को या SC ST को आरक्षण की बात हुई थी। जैसे कि पेरियर रामास्वामी ने तमिलनाडु में ये उठाया था आरक्षण का मुद्दा, वहाँ आरक्षण लागू हुआ था। और बाद में हम देखते हैं कि अभी जो मंडल आयोग की बात हो गई है, पहले तो 1953 में कालेलकर आयोग का गठन हुआ था। वो गठन होने के बाद उसने कालेलकर आयोग को नेहरू प्रधानमंत्री थे तब लागू नहीं किया। तो वो सब ब्राह्मणवादी नीति थी, क्योंकि ओबीसी को अगर वैसी टाइम 1953 या 56 में कालेलकर कमीशन लागू होता तो आज हमको ये सब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये फिर बाद में VP सिंह सरकार ने मंडल आयोग लागू करने की घोषणा की, और तब कहीं हमको 1990 घोषणा की उन्होंने, 1993 के बाद हमको लागू हो गया, 27% लागू हो गया। और इसके बारे में फिर हम सोचते हैं कि क्या हो गया, फिर मंडल आयोग लागू होने वाला जो सरकार थी वो सरकार 3 महीने के बाद गिरा दी गई। वो गिराने वाले कौन लोग थे? जो राम का मुद्दा लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, बाबरी मस्जिद को गिराने की बात कर रहे थे, उन लोगों ने मंडल आयोग को ख़त्म करने की कोशिश की। और ऐसा दिखता है कि आरक्षण के बाजू वाले लोग, आपने ये सोचना चाहिए कि हमारे आरक्षण के बारे में जिन लोगों ने सोचा है, जैसा कि महात्मा फुले ने 1873 में हमको नौकरियों में संख्या के प्रमाण में नौकरियां चाहिए, ऐसी बात महात्मा फुले ने 1873 में कही थी, फिर रामस्वामी ने कही थी, और 1902 में शाहू महाराज ने कोल्हापुर संस्थान में 50% आरक्षण लागू किया था। अब इन लोगों के विचार हम समझे तो क्या है विचार है? महात्मा फुले ने अपनी एक वैचारिक भूमिका, अलग भूमिका रखी। उन्होंने बोला कि यहाँ ब्राह्मणों का आक्रमण है, हम उनके गुलामी में रहते हैं, हमको वो शिक्षा नहीं देते, हमको गुलामी में रखते हैं, और हमारी शिक्षा जो है वो हमको नौकरी में स्थान नहीं है, सभी जगहों पर ब्राह्मणों का स्थान है। मगर एक आरक्षण की बात करते करते महात्मा फुले ने एक कल्चरल बाजू भी रखी है कि उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन रखा, उन्होंने सत्यशोधक समाज की नींव डाली। वो बोले कि इस देश की जो जाति भेद है वो जाति भेद नष्ट करना ही इस देश का राष्ट्र बन सकता है, और राष्ट्र बनाना है। अभी जो ये लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसके खिलाफ महात्मा फुले थे। महात्मा फुले के जो आदर्श हमारे सामने रखे थे वो समतावादी थे। उन्होंने बलिराजा की बात कही, वो बोले कि बलिराजा ये समतावादी राजा था, और जो ब्राह्मण वामन था उसने उनको कपट से मार दिया। जो भी असुर लोग हैं इस देश के वो सब समतावादी थे, और सूर यानी ब्राह्मण ये सब विषमतावादी थे। तो महात्मा फुले ने वो समतावादी लोगों की संस्कृति हमारी संस्कृति है ऐसी बात कही है। उन्होंने केवल आरक्षण नहीं मांगा, तो आरक्षण से तो हमको नौकरी मिल भी जाएंगी, मगर ब्राह्मण नीति जब तक हावी है इस देश में तब तक आरक्षण भी हमको, अभी तो 27% जो लागू हुआ है वो केवल नाम का है, वो 27% भी ओबीसी को मिल नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी जो सत्ता है उसका पूरा कब्जा अभी जो लोग देना नहीं चाहते,
जो ब्राह्मण है, आर्यभट्ट जो लोग हैं, उनके कब्जे में पूरी सत्ता व्यवस्था होने के कारण हमको 27% भी मिलती नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है कि इस देश का जो मूल प्रश्न है वो केवल आरक्षण नहीं है, तो सांस्कृतिक संघर्ष भी है। बुद्ध का जो सांस्कृतिक संघर्ष था, जो समानता का संघर्ष इस देश में जिन्होंने किया है, वो उनकी संस्कृति हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो संस्कृति हमारी है, जो समतावादी संस्कृति हिंदू संस्कृति से है, बुद्ध से लेकर महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी, डॉक्टर अंबेडकर, शाहू महाराज, इन लोगों की जो संस्कृति थी वह संस्कृति हमारी संस्कृति होनी चाहिए। इसलिए हमको संस्कृति के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृति अगर हम सांस्कृतिक विचार हम ब्राह्मणवाद के, जैसा कि उन्होंने हमको जो बोला है वही हम सुनते हैं। गणपति उत्सव, महात्मा फुले बोलते गणपति को डंबू डेरा है, इसको शेंबूड नाकाने शेंबूड पुस्तो, अशा प्रकारे इस बात से महात्मा फुले ने उसकी बम्बेरी उड़ाई है, गणपति हमारा देव नहीं है, ऐसा बात। मगर क्या हुआ, हम लोग जो ओबीसी है, हम लोग सुनते हैं क्या महात्मा फुले की बात? हम बोलते हैं कि नहीं, वो तिलक ने गणपति उत्सव को सार्वजनिक उत्सव किया। सब लोग ओबीसी वाले लोग सब तिलक की बात सुनते हैं और महात्मा फुले की बात नहीं सुनते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से अभी तक बहुत पीछे पिछड़े हैं लोग। हम नौकरी तो मांग रहे हैं, मगर हम उसके वो जो सांस्कृतिक संघर्ष होना चाहिए, वो संघर्ष नहीं होगा तो हम केवल नौकरी मांगेंगे और ब्राह्मणों के गुलाम ही रहेंगे। तो हमको समतावादी संस्कृति, जैसा कि महात्मा फुले हो गए या पेरियार रामास्वामी हो गए। पेरियार रामास्वामी ने तमिलनाडु में एक कल्चरल फ्रंट खोली थी, नॉन पॉलिटिकल कल्चरल फ्रंट खोली। उन्होंने आर्य या द्रविड़, ये जो संघर्ष है, उनको द्रविड़स्थान की मांगनी की थी। तो आज नागपंचमी भी है। क्या है नाग? हम नागवंशीय लोग हैं, हम द्रविड़ वंशीय लोग हैं। और नागपंचमी ये केवल सांप की पूजा नहीं है, ये हमारा जो पूरा इतिहास था नाग लोगों का। ये नाग वंश इस देश का राज्यकर्ता वंश था, रूलिंग वंश था। उसको नष्ट करने के बाद ब्राह्मणों ने नागपंचमी को ऐसा बना दिया, क्योंकि सांप की पूजा कर रहे हैं, सांप को पकड़ रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये नागपंचमी नहीं है। तो पूरे हमारे दिमाग में जो बात है अभी संस्कृति के बारे में, वो संस्कृति के बारे में जो बात है हमको वो हमने पूरे दिमाग से निकालना चाहिए। हमको अगर पूरी समता चाहिए तो हमको आरक्षण मिलाने के बाद भी हमको सांस्कृतिक दृष्टि से हमको पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। इस देश में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुत काम किया, उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकारा जिसमें जाति को नकारा है पूरी तरह से। ये बात नहीं कि जाति नष्ट होने से हमको आरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जाति नष्ट करने से हमको मानवीय समानता मिलेगी। हम आज भी ओबीसी में भी या एससी में भी ऊंच नीचता है। ओबीसी में कोई खुद को ऊंच समझते, जाति कुछ ऊंच समझते हैं, कुछ नीच समझते हैं। तो ये इसमें ब्राह्मणों का फायदा है। ओबीसी ने अगर सच्ची मायने में रिजर्वेशन मिलाना है तो ओबीसी ने ये अब ठान लेना चाहिए कि हम सब ओबीसी समान हैं। हम ओबीसी में से कोई जाति ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जातीय समानता का प्रचार हमने करना चाहिए, जो भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ होगा। नहीं तो फिर हम शादी करते हैं, हमारे कुछ लोग सत्यनारायण करते हैं, उसको भटजी ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसके पैर छूते हैं, ये सब तो चल रहा है ओबीसी में। हम गणपति बिठाते हैं, वो गणपति की आरती करते हैं और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। महात्मा फुले ने कहा था ब्राह्मण सर्वत्र त्याज्यः, ब्राह्मणों को सब परि से त्याग करा, उनका कुछ मत सुनो। ये हमारी संस्कृति होनी चाहिए। और इसलिए हम जो गुलामगिरी, महात्मा फुले ने जो गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें गुलामगिरी ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं है। महात्मा फुले ने गुलामगिरी ग्रंथ हम लोगों के लिए लिखा है। ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्रातिशूद्र, जिनको उन्होंने बोला है कि शूद्रातिशूद्र मत, कि ओबीसी जो शब्द प्रयोग है ये अभी का है, अंग्रेज आने के बाद ही ओबीसी शब्द आया है, संविधान में ओबीसी शब्द आया है। तो ओबीसी के पहले हम लोग शूद्र अतिशूद्र करके ब्राह्मण हमको बुलाते थे, नीच रखते थे। जो काम करने वाले लोग हैं, कष्ट करने वाले लोग हैं, उनको उन्होंने शूद्र कहा, और बगैर काम के लोग उसको खुद ऊंचे बन गए। तो ये सब हमने देखना चाहिए कि
आरक्षण मिलाना तो अच्छी बात है, मगर आरक्षण के साथ मानवीय समानता ये भी मिलाना चाहिए। मुझे याद है कि मंडलायुक्त लागू होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर ओबीसी को मंडलायुक्त मिल जाएगा तो हमसे अलग हो जाएंगे, वो अपना सांस्कृतिक दृष्टि को नजरिया बदल देंगे, ब्राह्मणों का पैर छूने का काम बंद कर देंगे। ये डर था अटल बिहारी वाजपेयी में या संघ के लोगों में, ये डर था कि अगर ओबीसी को पूरा 52% आरक्षण मिल जाता है तो पूरी तरीके से हमारे से अलग हो जाएंगे, हमारे नीचे नहीं रहेंगे। इसका मतलब है हम सांस्कृतिक दृष्टि से भी विचार करेंगे। ऐसा डर आरएसएस को, बीजेपी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, इन सबको ऐसा डर लगता था। तो हमको लगता है कि ये डर, उनका डर हमने बढ़ाना चाहिए। अगर हम ओबीसी उनके नीचे रहेंगे, जैसे कि अभी भी है, नीचे है, बहुत सारे ओबीसी नीचे ही है, वो देखते नहीं कि ब्राह्मण का पैर छूते हैं। क्या कोई ब्राह्मण ओबीसी का पैर छूता है? बिल्कुल नहीं छूता। तो ये उनकी कल्चर है कि ब्राह्मण अगर बिहार भी ब्राह्मण रहा फिर भी पढ़ा लिखा ओबीसी उसके पैर छूते हैं। ये जो कल्चर है उन्होंने बिठा के रखे हमारे दिमाग में, उसका हमने पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमारी जो हमारे उत्सव क्या होने चाहिए? जैसे कि उनके उत्सव होते हैं कि वो गणपति उत्सव रहता है उनका, दूसरे दुर्गा पूजा है। ये क्या दुर्गा पूजा है? दुर्गा पूजा इसका मतलब है कि जो महिषासुर नाम का जो असुर था, महिषासुर नाम का जो असुर था, उसको मारने का काम, उसको खत्म करने का काम दुर्गा देवी ने किया है। और ब्राह्मण लोग दुर्गा देवी को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। हमको मालूम ही नहीं कि महिषासुर हमारा था, समतावादी राजा था, बलिराजा समतावादी राजा था। तो हमने जो 1985 में नागपुर में बलिराजा उत्सव शुरू किया था, आला वाघमारे जो माजी आमदार थे, वो पहले अध्यक्ष हमारे बलिराजा उत्सव के थे। हमने बलिराजा उत्सव करना चाहिए। हमने बोलना चाहिए कि हमारा उत्सव दुर्गा देवी नहीं है, हमारे लिए गणपति बड़ा नहीं है, हमारे लिए हमारे जो उत्सव होंगे वो उत्सव हमारे अलग से होंगे। हम ब्राह्मणों के जो उत्सव है, जैसा कि हम जब गणपति उत्सव बनाते हैं तो हम ब्राह्मणों की पूजा करते हैं उसमें। दूसरा यह है कि ब्राह्मण लोग रावण दहन करते हैं। रावण कौन था? राम के खिलाफ लड़ने वाला रावण क्या बुरा आदमी था? अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में बोला है कि राम हाँ ब्राह्मण पूजक था, ब्राह्मण प्रतिपूजक राम, ऐसा राम के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो ब्राह्मण लोग रावण का दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। रावण रामायण में लिखा है कि बुद्ध विचार का था। तो इसका मतलब है कि रावण हर साल वो रावण का दहन करते हैं। हर साल रावण का दहन करना, इसका मतलब है समता का दहन हर साल करना है। तो हम भाग नहीं लेते इसमें। हमारे यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं, वो भी प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, वो दसरे के दिन रावण दहन करने के लिए आगे बढ़ते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहाँ के सत्ताधारी भी समता का दहन हर साल करते हैं, इसलिए विषमता यहाँ पूजा। दूसरी है नरक चतुर्थी। वो नरक चतुर्थी दिवाली में आती है, बलिराजा का आता है। तो कौन था नरकासुर था। वो समतावादी राजा था। उसको हम बोलते ब्राह्मण जैसे बुरा बोलते, वैसे हम भी बुरा बोलते। उसका नाम नरकासुर नहीं था, उन्होंने अच्छा नाम बदलकर उसको नरकासुर, उसका नाम भौमासुर था। माने पूरे भौम का, पूरे पृथ्वी का राजा था, ऐसी बात उन्होंने लिखी है। तो हमको मालूम ही नहीं रहता है, हम पढ़ते नहीं हैं। वो केवल आरक्षण मांगना तो कोई भी मांग सकता है, मगर हमारा इतिहास, हमारा समतावादी इतिहास अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम पूरी दृष्टि से आगे नहीं बढ़ेंगे। नौकरी मिलाएंगे, पैसे मिलाएंगे, अगर ब्राह्मणों के नीचे ही रहेंगे तो ये गुलामगिरी से मुक्त होने की बात नहीं है। तो इसलिए हमारे जो आदर्श क्या होने चाहिए, हमने किस लोगों के उत्सव करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम बलिराजा का उत्सव जो दिवाली में आता है, बलि प्रतिपदा का दिन, बलिराजा का उत्सव करना चाहिए, वामन का दहन करना चाहिए। विषमता का दहन हम करेंगे, वो समता का दहन करते हैं। रावण का दहन यानी समता का दहन करते हैं, हमने विषमता का दहन करना चाहिए। कुछ लोग हैं कि जो बलि प्रतिपदा का दिन
आज वामन दहन करते हैं। तो ओबीसी ने ये सोचना चाहिए कि हम मनुस्मृति, मनु का, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु का पुतला जलाया था, किताब मनुस्मृति जलाई थी। हम लोगों ने 1990 में 89 में नागपुर वर्धा में मनु का पुतला जलाने का कार्यक्रम लिया था। तो क्या बात है मालूम है, हम लोगों को अरेस्ट किया गया। मनु यानी इसका, मनु का जो चलन है आज भी, मनु सब इस देश में हावी है। बाबा, हमने वो मनु का जो पुतला है जयपुर में, उसके खिलाफ हम 2002 में हम गए थे, मैं, बाबा आढ़ाव वगैरह, रूपा कुलकर्णी वगैरह, हम लोग गए थे, उसके खिलाफ आंदोलन किया। अभी भी कुछ लोग हमारे दलित भाई आज उसके बारे में सोच रहे हैं, मगर मनु का पुतला वहाँ से हटता नहीं है। यानी विषमता, जो हाईकोर्ट के सामने विषमता का सिंबल है, विषमता का इशारा देता है कि विषमता रखनी है इस देश में। तो इसका बात है कि भी हमारे देश में आज भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि मनु इज नॉट डेड। मनुस्मृति जलाने से मनु जो वृत्ति है, मनु का जो वर्चस्व है, ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है, वह वर्चस्व मनुस्मृति जलाने से भी नहीं होती है। आज उनका हम देखते हैं कि आज जो हमारे देश की सत्ता है, वह सत्ता मनु आदि लोगों की सत्ता है, राम वाले लोगों की सत्ता है। राम यह ब्राह्मणों का रक्षक था, इसलिए राम मंदिर बना रहे हैं। हमको राम का पुजारी बना रहे हैं। हम नहीं बनना चाहिए, हम रावण वाले होना चाहिए। रावण यानी राक्षस नहीं है, राक्षस नहीं है, वो रक्षक है। सब जो जिनको सब ये लोग राक्षस बोलते हैं ना, वो महात्मा फुले पढ़िए आप। उन्होंने बोला है कि रक्षस संस्कृति वाले लोग थे, बहुजनों की रक्षा करने वाले रक्षक, उनको राक्षक बोल दिया। और दूसरी बात, मंडल आग लागू करने वाले वीपी सिंह, उस टाइम के रामविलास पासवान, शरद यादव, क्या हुआ था उस दिन, उस 1990 के दशहरे के दिन वो वीपी सिंह का पुतला रावण का नाम देकर जलाया गया। वो बीबी या उसका मेघनाथ का पुतला पासवान या शरद यादव के नाम से जलाया गया। इसका मतलब क्या है कि वीपी सिंह ने जो मंडल आग लागू किया था, वह मंडल आयोग रावण का काम था। जो लोग बहुजनों का हित रक्षण करते हैं, बहुजनों को कुछ देने की बात करते हैं, वो ब्राह्मणों के लिए राक्षस बन जाता है, रावण बन जाता है। हमने सोचना चाहिए क्यों रावण को जलाया, उन्हें वीपी सिंह को क्यों रावण बनाया। वही वीपी सिंह को इन लोगों ने, जब वो करप्शन के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, तब उसको राजर्षि पदवी देने वाले पंडित थे बनारस के। क्योंकि ब्राह्मणों का काम करोगे तो आप बड़ा बनोगे, और ब्राह्मणों के खिलाफ काम करोगे तो आप राक्षस बन जाओगे। वो जो अडवाणी है या ये सब विमा भारती है, ये इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने ब्राह्मणों का काम किया है। अभी शरद पवार ने बोला है कि राम मंदिर बनने से कोरोना नहीं जाएगा, तो उमा भारती जो बिहार है, जो ओबीसी है खुद को, उसको समझता नहीं रामायण क्या है। राम ब्राह्मण पूजक है, वो भी शूद्र है, उसको समझता नहीं है कि राम की पूजा करना है, यानी ब्राह्मणों की पूजा करना है, विषमता की पूजा करना है। ये सब हमारे दिमाग में आना चाहिए। ये जो संस्कृति है, जैसे ये संस्कृति को हमको बढ़ाना चाहिए। ओबीसी को वो डरेंगे नहीं जब तक हम उनके संस्कृति के खिलाफ, उनके चातुर्वर्ण्य के खिलाफ, उनके जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने सब अपने सब ले लिया। हमारा पूरा एजुकेशन बंद कर सकते हैं, तुम्हारा आरक्षण बंद कर सकते हैं। अभी 10% आरक्षण जो ब्राह्मणों को दिया है, वो सभी प्राइवेट सरकारी सभी में 10% लागू हो गया है। मगर हमारा जो 27% वो नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये सत्ता जो है केवल ब्राह्मणों के लिए सत्ता है, ये सत्ता हमारे लिए नहीं है। तो इसको सत्ता बदलना भी है, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सांस्कृतिक क्रांति बहुत बड़ी क्रांति है। वो क्रांति हमने करना चाहिए। हमारे आदर्श होना चाहिए बलिराजा, महिषासुर, हमारे आदर्श होना है। रावण का महत्व जानना चाहिए। हमने कबीर हमारे लिए उन्होंने काम किया है, महात्मा फुले है, बसवेश्वर है, पेरियार रामास्वामी है, शाहूराज है, डॉक्टर अम्बेडकर है। जो लोगों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणशाही के खिलाफ जिन्होंने अपना जीवन बिताया है, वो हमारे आदर्श होना चाहिए, वो हमारे गुरु होना चाहिए। हमारे गुरु ना गोलकर बन सकता है, ना गांधी बन सकता है, ना कोई
विषमतावादी कोई हमारे गुरु नहीं बन सकते। अभी तो अभी जो हमारा नया राक्षस जिन्होंने वीपी सिंह को बताया, वो हम उसके बाद उसका भी सोचता नहीं है। वीपी सिंह मर गए तो किसी न्यूज़ पेपर में कुछ आया नहीं है, क्योंकि वो राक्षस था। ये सब इस देश की जो कल्चर है, इस देश की जो संस्कृति है, वह संस्कृति हमारे ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए और यहाँ के जो मुसलमान हैं, हम ओबीसी ने देखना चाहिए कि मुसलमान का भी परसेंटेज 52% में मुसलमान, क्रिश्चियन ये 8% है। केवल ओबीसी, हिंदू ओबीसी जिनको हिंदू कहते हैं हम लोग, हाँ, हिंदू ओबीसी 52% नहीं है। मंडल कमीशन का रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें से जो माइनॉरिटी कास्ट है, जैसे कि ज्वाला है, बंजारा है, पिंजारी है, ये सब मुसलमान जो लोग हैं, ये जो तेली माली कुंभी लोगों से बने हुए लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये भी दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बोलते हैं कि मुसलमान इस देश के शत्रु है। हमसे क्या दुश्मनी है मुसलमानों की? अरे हम गांव में रहते देखते हैं कि वो हमारे भाई जैसे बोलते हैं, काका मामा ऐसी बात करते हैं। तो दुश्मन इनके लिए है, क्योंकि 800 साल जो राज किया, 800 साल जो राज किया मुसलमानों ने, वो बहुत उनको खलता है। तो इसलिए हमको लगता है कि इस देश का जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत होना चाहिए। और इसके लिए हम हमारी सांस्कृतिक धरोहर बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब तक इनके पैर छूते रहेंगे, तब तक ये हमको लात मारते रहेंगे। सो टिट फॉर टैट की दिमाग हमारे होगा क्या? हम सोचते हैं ना, हमारे दिमाग में वही विषमता है अभी भी। हम जब पूछते हैं भाषण में, किसी सभा में पूछते हैं कि सबसे ऊंची जात कौन सी है, तो क्या बोलते हो? दलित रहो या ओबीसी रहो, सब बोलते हैं सबसे ऊंची जात ब्राह्मण है, और सबसे नीची जात दलित है या और कोई ओबीसी है। तो इसका मतलब है हमारे दिमाग में क्या है कि ब्राह्मण ऊंचे है, ये हमारे दिमाग में है, वो निकालना पड़ेगा। शरीर से कोई फर्क नहीं है, ब्राह्मण का शरीर, दलित का शरीर, आदिवासी का शरीर, इसमें कोई अंतर नहीं है। सबको हड्डियाँ, दांत, कान, नाक, शरीर, खून, ये सब समान है, फर्क दिमाग में है। उनके दिमाग में विषमता भरी है, और विषमता का दिमाग उनका इतना चल रहा है कि पूरे हमको गुलाम बनाए हैं। तो वो दूसरी बात है। और किसी को पूछो कि सबसे शुद्ध भाषा कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग? ब्राह्मण शुद्ध है, सबसे शुद्ध भाषा अच्छी है। और हम लोग जो काश्तकार करने वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको बोलते हैं अरे इसको भाषा बोलना नहीं आता इनको। अरे वो जो अनाज पैदा करते हैं, गेहूँ हो, चावल हो, अनाज पैदा करते हैं, वो तुम चाव से खाते हो, वो क्या अशुद्ध होता है? क्या अछूत होता है? अछूत लोग भी अनाज बनाते हैं। मार मांग तेली जिनको बोलते थे हम पहले, वो लोग भी खेती उत्पादन करने के लिए वही लोग हैं। तेली माई कुंभी, वो भी, ये सब बौद्ध अछूत सब मिलाकर खेती बनाते हैं, अनाज पिकाते इस देश के लिए। और उनको तुम नीच बोलते हो, अपवित्र बोलते हो, अशुद्ध भाषा वाले बोलते हो। इसको चैलेंज करना चाहिए ना। कोई नहीं, तुम्हारी भाषा अलग है, शुद्ध नहीं है, हमारी भाषा अशुद्ध नहीं है। हमारी अलग भाषा है, तुम्हारी अलग भाषा है। तुम्हारी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। हम सब इकट्ठा रहते, गांव में सब लोग, सब जाति के लोग अपने नाते से बोलते हैं, काका मामा ऐसे करते। एक भी घर ब्राह्मण का है तो उसको लगता है कि मेरी भाषा अलग है, वो बोलता है कि मैं ही शुद्ध हूँ। ये गलत है। उनका दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए हमने उनको चैलेंज करना चाहिए, भाई तुम कहाँ से शुद्ध हो गए हो? कौन सा पानी पीते हो? कौन से जमीन का अन्न खाते हो? तो ये उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो उनको जवाब पूछना चाहिए, उनका सवाल करना चाहिए कि तुम ऊंचे कैसे हो। ये ऊंच नीच का जो इस देश का जो सबसे पूरी दुनिया में ऐसी ऊंच नीचता कहीं भी नहीं है। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा है कि इवन ब्लैक्स आर बेटर देन अनटचेबल्स। जो अछूत लोग हमारे के थे, उन्होंने बोला था कि अनटचेबल इज वर्स देन ब्लैक रेसिज्म। तो इस देश का जो नीचपन है, वो वहाँ के जो काले लोग होते हैं अमेरिका में या यूरोप में, वो गोरे आदमी के घर में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं। होता है आज यहाँ का दलित, पढ़ा लिखा भी दलित हो, उसको क्या ब्राह्मण अपने घर में भोजन खिला सकता है?
खेल देहातों में तो बहुत बुरी हालत है वहाँ। अभी अभी भी देखते हैं कि कुछ गांवों में दलितों के लिए चाय का कप अलग से रखा जाता है, खुद के चाय के सिर्फ चाय नहीं पी सकता है। ये जो बात है इसके खिलाफ ओबीसी ने, केवल दलितों ने करने से नहीं होगा। इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग, अभी जो हिंदू राष्ट्र वाला सत्ता हमारे देश में, वो आरएसएस के नियंत्रण में, संघ के नियंत्रण में है। और संघ बोलता कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। गोडवालकर की किताब हम लोगों ने पढ़नी चाहिए, क्या है हिंदू राष्ट्र। उसकी 2 किताबें हैं, वी और अवर नेशन ऑफ डिफाइंड एंड बंच ऑफ थॉट्स। ये 2 किताबें हैं। उन किताबों के तहत आज की राजनीति चल रही है। वो जो मुसलमानों के खिलाफ जो एनआरसी जो लगा रहे हैं, वो गोडवालकर ने लिखा था कि मुसलमानों को शत्रु बोलो और उनको दबाओ, उनके सब नागरिकोों के अधिकार उनके छीन लो। अभी जो एनआरसी वगैरह आने वाले तो हमारे लिए भी होगा, वो जिनके पास कागजात नहीं है वो भी उनमें नहीं रहेंगे। तो ये सब इनका जो षड्यंत्र है ना, वो हमने देखना चाहिए, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। उस स्त्रियों के बारे में क्या, हम भी, हमारी स्त्रियाँ और ब्राह्मण स्त्रियाँ, वो सबको वो शूद्र बोलते हैं ब्राह्मण लोग। उनके चातुर्वर्ण्य के स्कीम में सभी स्त्रियाँ शूद्र है, यानी नीच है। जो ब्राह्मण घर की बहू हो या लड़की हो या माँ हो, ये सब शूद्र कहते हैं उनको, क्योंकि उनको द्विज नहीं बन सकती, वो उनका जानवी धारण नहीं कर सकते। वो उनका क्या बोलते हैं, जानवी धारण का जो मुंजर नाम का प्रकार है, वो केवल आदमियों का बनता है। मुंजर ब्राह्मण स्त्री की नहीं होती, इसलिए ब्राह्मण स्त्री अद्विज है, द्विज नहीं है, शूद्र है। तो ये संस्कृति हमको डिफीट करना है, उसको पराभूत करना है। नहीं तो हमको लगेगा कि चलो भाई हम हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, ऐसी बात नहीं। हिंदू, तुम हिंदू नहीं भी, अभी हम कौन से मायने में हिंदू है। जहाँ जब तक समानता इस धर्म में नहीं बनाएंगे तब तक हम वो नीच हिंदू होंगे। हमको नीच नहीं रहना है, हमको हम समान होना, हमसे कोई ऊंचा नहीं, हमसे कोई नीचा नहीं है। ऐसी भूमिका ये हमारी संस्कृति होनी चाहिए। तो हम इस बारे में हम देखेंगे कि ओबीसी लोगों में जो पढ़े लिखे विचारवंत, हमारे जैसे कि अभी हमारे राम हैं, तीने हैं, अभी उन्होंने जो शुरुआत की है बहुत बढ़िया है। यानी जो युवा लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे ओबीसी में विचार करने वाले लोग हैं, वो इकट्ठा नहीं है। ये बात है कि इस देश में हम इकट्ठा नहीं हो सकते। ये बात है कि पूरे जाति व्यवस्था ऐसी है कि वो अलग रखने का एक षड्यंत्र है। हम सब एक ही थे भाई, सब कोई उसमें नीचे नहीं था, कोई तेली नहीं था, कोई माली नहीं था, कोई कुंभी नहीं था। ये सब खेती करने वाले लोग थे। खेती करते करते डिवीजन ऑफ लेबर हो गया कि कोई माली का काम कर रहा है, कोई तेल निकालने का काम है, कोई खेती करने का काम कर रहे हैं, तो उनको नाम दे दिया जो थी। मगर उनमें जो ऊंच नीचता है ये ब्राह्मणों ने डाली हुई ऊंच नीचता है। उनमें पहले कोई ऊंच नीचता नहीं थी। घर सभी एक ही घर में 4 काम करने वाले लोग रहते थे, उनके कुटुंब अलग हो गए, तो जाति कैसे हो गई वो। तो तुमको यानी डिवाइड रखने के लिए, नीचे रखने के लिए और अलग रखने के लिए हमको अलग कर दिया और वो इकट्ठा हो गए। हिंदू राष्ट्र की बात क्या है, आरएसएस का 2 आरएसएस नहीं होता है, मगर हमारा क्यों होता है। हमारे लोग जो पार्टियां निकालते हैं वो दलितों की हो या ओबीसी की हो, उनके फटाफट फूट हो जाती है, संगठनों में फूट हो जाती है। आरएसएस का कोई फूट नहीं होती है, इसलिए वो बोलते हैं हम सबसे ऊंचे हैं। और क्या होता है कि वो सब लोगों को अपने पीछे लगवाते हैं। हिंदू बोलने से सब आदिवासी से लेकर ओबीसी से लेकर दलितों से लेकर सबको हिंदू ठप्पा मार देते हो और हिंदू राष्ट्र के सेवक बना देते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के सेवक नहीं, हम समानतावादी मानवता के सेवक है। हमारा हिंदू धर्म यानी जो विषमता मानने वाला हमारा धर्म नहीं हो सकता, यह भूमिका हमको लेनी पड़ेगी। तो इसलिए जाति व्यवस्था का विनाश, महात्मा फुले ने भी कहा है कि इस देश में जो जाति प्रथा है, जात के नाम से जो लोगों में बंटवारा हुआ है, जातीचे कडबोळे ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया है, वो जब तक नष्ट नहीं होता तब तक यहाँ एकमय नेशन नहीं होता। एकमय नेशन, एकमय राष्ट्र बनाना है तो हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। अगर जाति व्यवस्था खत्म करना यानी जो सभी अधिकार, सभी सत्ता,
सभी के सुख उपयोगिता एक जात ने ले रखी है, उसका बंटवारा होना चाहिए। सब नौकरियों का बंटवारा होना चाहिए। ब्राह्मणों की 3% ब्राह्मण है, चलो 3% नौकरियां तुमको मिलेंगी। बाकी हम जो 52% ओबीसी, उसमें हम 52% लेंगे। दलितों को, आदिवासियों को उनके परसेंटेज में, मुसलमानों को भी उनके परसेंटेज में। ऐसी समानता हमें चाहिए। ऐसी समानता देने वाली संस्कृति हमको निर्माण करना है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये समानता कैसी आएगी, इस पर हमने विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। लोगों को क्या होता है कि लोगों का दिमाग बदलना ये बड़ी क्रांति है। जब तक हमारा दिमाग नहीं बदलता तब तक हम राइट डायरेक्शन से नहीं जाते। विषमता का दिमाग बना हुआ है सबका। क्या प्रमाण है उसका? 1995 में गणपति को दूध पिलाया। पीता है क्या? जो मट्टी है, मट्टी से बना हुआ मूर्ति है, वो दूध पी सकती है क्या? मगर क्या हो गया, ब्राह्मणों ने टेस्ट किया कि पूरे देश में सब लोग दूध पिलाने लगे। हाँ, पहले मेरा भी गणपति दूध पिया, उसका भी गणपति दूध पिया। तो ये कल्चरल कंट्रोल है उनका। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि गवर्निंग क्लास वो होता है जो जिसका कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल रहता है। सांस्कृतिक वर्चस्व जिनका होता है वह गवर्निंग क्लास होता है। केवल नौकरी से गवर्निंग क्लास नहीं होता। तो ब्राह्मणों का जो स्थान है, ऊंचा स्थान है, वो सांस्कृतिक वर्चस्व के कारण है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व उनका नष्ट करना है तो हमको सांस्कृतिक चैलेंज, सांस्कृतिक आह्वान निर्माण करना पड़ेगा कि तुम और हम समान हैं। अगर तुमको समानता मानने नहीं है तो चले जाओ। विषमतावादी हमको नहीं चाहिए इस देश में, हम पर राज नहीं कर सकेंगे हमारे पर। ये हिम्मत हमने आई है क्या? नहीं आई है। बहुत कम लोग ऐसे सोचने वाले हैं। इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। वो बोलता है गोड़ोल करके हमने मना क्रांति की है। ये मना क्रांति है। जैसे गणपति को दूध पिलाया तो सब लोग पिलाने लगे। इसका मतलब है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं, गलत भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, फिर वो लोगों को सच लगता है। और हम लोग, महात्मा फुले सच बोलते हैं, अम्बेडकर सच बोलते हैं, पेरे सच बोलते हैं, फिर भी हम उनको पूरी तरह से मानते नहीं हैं। इसका मतलब है हम ब्राह्मणों के गुलाम हैं। ये हमको बदलना चाहिए। उन्होंने जो मनक्रांति बोलते हैं सच्ची मायने में, वो तो मन प्रतिक्रांति है। लोगों को, दिमाग को अपने कब्जे में लेना, उसको वो लोग मनक्रांति बोलते हैं। और उन्होंने जो मनक्रांति की है वो विषमता की क्रांति है। विषमता बढ़ाने की क्रांति की है उन्होंने। हमको उसको उल्टा करना चाहिए। मनु व्यवस्था को, मनु को चातुर्वर्ण जो है उसको उल्टा करने की बात हम करेंगे, तब वो डरेंगे कि नहीं नहीं, ब्राह्मण नीचे और शूद्र अतिशूद्र ऊपर। ऐसी समाज रचना आएंगे, चलेगी क्या तुमको? हम तो नहीं बोलते, हम कर नहीं सकते, करेंगे भी नहीं। मगर ब्राह्मण और शूद्र ये अलग नहीं है, नीच या ऊंच नहीं है, ये सब समान है। ये सब आदमी है, ये मानव है सब। और सब, कोई मानव ऊंचा नहीं हो सकता, कोई मानव नीचा नहीं हो सकता। ये तो नेचुरल जस्टिस की बात है। ये सब सत्य है। ये सत्य को नकारते और विषमतावादी लोग विषमतावाद को प्रस्तावित करते हैं। महात्मा फुले ने बोला था कि ये सत्य शून्य लोग हैं, जीरो ट्रूथ इन लोगों में है। फिर भी उनका वर्चस्व हम देख रहे हैं, चल रहा है इस देश में। उसको ख़त्म करना चाहिए। हमने एक किताब लिखी, आरएसएस मुक्त भारत। आरएसएस का जो इस देश का वर्चस्व है, वो वर्चस्व खत्म करना ये केवल राजनीति का काम नहीं है। सत्ता किस भी, कांग्रेस की सत्ता हो या कल दूसरी सत्ता हो, तो भी समाज व्यवस्था बदलने का काम राज सत्ता नहीं कर सकती है। राज सत्ता, संविधान की तरफ जो राज सत्ता चलती है, वो नहीं बोल सकती कि जाति व्यवस्था खत्म करो। आज तक की जो भी सत्ता अपने देश में आई है, उसने कभी भी जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन, ये आरक्षण थोड़ा जाति व्यवस्था के खिलाफ है, मगर पूरी तरह से हमको जाति व्यवस्था नष्ट करने की बात करनी चाहिए, वर्चस्व खत्म करने की बात करनी चाहिए। ये जो उनका नियंत्रण है, कंट्रोल है, वर्चस्व है सांस्कृतिक, सभी स्थानों पर, साहित्य में वो है, मीडिया में वो ऊंचे पद पर है, ये गुंडागिरी है। हम अच्छा लेख लिखेंगे, समतावादी लेख लिखेंगे, कोई पेपर छापता नहीं है, कोई चैनल वाला आपको दिखाता नहीं है। सब बदमाश लोगों को दिखाते, वो अर्णव गोस्वामी हो या तो सुब्रमण्यम स्वामी हो, क्या बोलते हो लोग, इतने झूठ बोलते हैं, मक्कारी बोलते हैं, फिर भी हमारे सामने वो रहते, रात दिन वो दिखते हैं हमको, समतावादी लोग दिखते ही नहीं। तो ये जो गुंडागिरी है मीडिया में, कौन है संपादक?
कोने मीडिया चलने वाले सब ये गुंडे लोग हैं, जो विषमता फैलाने वाले, उनको भी मैं गुंडा कहूँगा, क्योंकि जो जो अनपढ़ रहते हैं बेचारे मारपीट करते वो तो गुंडे होते, वो किस समाज का दुश्मन नहीं होते, वो समाज को बिगाड़ते नहीं वो। मगर ये लोग पूरा समाज को बिगाड़ने का काम, ये भी गुंडागिरी है एक प्रकार की, ये सोफिस्टिकेटेड गुंडागिरी ये लोग चलाते हैं, उसको हमने एक्सपोज करना पड़ेगा। हमने हमारे लोगों के दिमाग पर से उनका उनका वर्चस्व नष्ट करना पड़ेगा, उनका वो अच्छे हैं हम बुरे हैं। वो बोलते हैं कि मेरिट केवल ब्राह्मणों में है, कैसा हो सकता है? अरे जो पढ़ा लिखा होता है हमारे दिमाग में है। अरे थर्ड क्लास ब्राह्मण और थर्ड क्लास ओबीसी, इसके बारे में लोगों को पूछोगे भाई थर्ड क्लास वो ब्राह्मण भी 30% वाला है, ओबीसी भी 30% वाला है, तो उससे मेरिट किस में है? क्या बोलेंगे लोग? लोग बोलेंगे नहीं ना, ब्राह्मण है तो उसका मेरिट ज़्यादा होगा। इसका मतलब है समानता हमारे दिमाग में भी गई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रियम्बल में, जो संविधान का प्रियम्बल है, उसने इक्वालिटी लिखा है, समता बंधुता लिखा है। कहाँ हमारे दिमाग में नहीं है? संविधान को माथे पर रखने वाले लोग भी ऊंच नीच को मानते हैं। वो भी बोल संविधान बाबा साहब का है, फिर भी ब्राह्मण ऊंचा है, ऐसा बोलने वाले लोग संविधान कहाँ कहाँ से मानते हैं? दिमागी क्रांति, ये बहुत बड़ी क्रांति है, और उसके लिए हमने आगे आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लीजिए। तो धन्यवाद। कोणी विचारत नाही. तू बोलू नको माझ्याशी, माझा ऐक फक्त. कोणी बोलत नाही. इथे दिसतंय का तुला कोणी? तो बोलत नाही. पुन्हा परीक्षा होणार कोणाला प्रश्न विचारतो, घंटा वेळ द्यायचा. मला हे सुचवत आहे 2 मिनिटांनी 5 मिनिटांनी. हॅलो, बंद करू? बंद नको तू, कारण पुन्हा कोणाला जुळणारच नाही ना. काय करतायत ते नुसते कोणी बसले? बोलत नाही. हॅलो, काय केलं का बंद वगैरे? चालू आहे. पण तुला कळलं का तुझं त्यांना गेलंय ऐकायला? ऐकून घ्या.